हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं मधु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज में। हमने स्टार्ट किए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP। अब इसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि 36 से लेके 51 आर्टिकल तक इंक्लूड हैं और वो 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं, जिनमें से 2 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड आर्टिकल हम कर चुके हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड आर्टिकल हम कर चुके हैं और गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड आर्टिकल भी हम कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड आर्टिकल। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो होते हैं वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। दीज प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, यानी कि एक लिबरल आइडियोलॉजी को, एक ओपन आइडियोलॉजी को। सिंपल आप ऐसे समझिए कि एक मॉडर्न टाइम की जो आइडियोलॉजी है, मॉडर्न आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, अब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड जो फर्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 44, वो हम देखते हैं। इसमें बात की गई, स्टेट को बोला गया टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। इसमें सिक्योर किया जा सकता है बाय स्टेट सभी सिटीजन्स के लिए। क्या सिक्योर किया जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? तो देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया विच वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है जिसमें फॉर्मुलेशन होती है एक ही लॉ की पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, एक ही लॉ क्रिएट किया जाता है पूरी कंट्री के लिए, चाहे वो किसके लिए अप्लाई, कौन सी कम्युनिटीज़ के लिए अप्लाई होगा? सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए ये अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो मैटर्स हों किससे रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं, देखो हमारी कंट्री में लॉज कैसे डिवाइड हैं। देखो, क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड लॉज डिफरेंट हैं, मतलब क्रिमिनल केसेस के लॉज हैं एक तरफ सिविल केसेस के लॉज हैं। ठीक है, अब देखो क्रिमिनल केसेस की पहले हम बात करते हैं। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में मान लीजिए कोई मुस्लिम पर्सन है, वो मर्डर करता है, कोई हिंदू पर्सन है, वो भी मर्डर करता है, तो सज़ा क्या होगी? सज़ा सेम होगी मर्डर की। ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम पर्सन को 5 साल की सज़ा दे दी जाए या हिंदू पर्सन को 10 साल की सज़ा दे दी जाए और सिख पर्सन अगर मर्डर करता है तो उसको 8 साल की सज़ा मिलेगी। नहीं, हमारी कंट्री में क्रिमिनल केसेस के लिए हर पर्सन को सेम तरीके से ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सिविल केसेस की। बट सिविल केसेस में ऐसा नहीं है। सिविल लॉज जो हैं, सिविल केसेस में लॉज थोड़े डिफरेंट है। देखो, हिंदू कम्युनिटी के लॉज डिफरेंट है, मुस्लिम के लॉज डिफरेंट है। अब हिंदू में कौन कौन इंक्लूड है? जैसे सिख, जैन हिंदू लोग, बुद्धिस्ट लोग, क्रिश्चियन। ठीक है, ये सब हिंदू कम्युनिटी में आते हैं, इनके लॉज डिफरेंट है। और मुस्लिम कम्युनिटी के लॉज डिफरेंट है। जैसे कि देखो, इनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, और हिंदू के स्क्रिप्चर डिफरेंट है। तो क्या है, कुछ पर्सनल लॉज ऐसे हैं जो इनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को देखते हुए अप्लाई किए गए हैं हमारी कंट्री में। अब जैसे हमने देखा था अभी ट्रिपल तलाक, जो कि अभी तो वो ऑफेंस है एक टाइप से अगर ट्रिपल तलाक को कोई फॉलो करता है, लेकिन पहले इसको फॉलो किया जाता था हमारी कंट्री में। क्यों ट्रिपल तलाक को फॉलो किया जाता था? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में इसको माना जाता था। ठीक है, अब हिंदू लोग जो ट्रिपल तलाक को नहीं मानते, सिख नहीं मानते, बुद्धिस्ट नहीं मानते, तो इसमें जो था वो लॉ डिफरेंट था। ठीक है, अगर किसी ने 3 बार तलाक बोल दिया तो फिर उसका क्या हो जाता था? डाइवोर्स हो जाता था। लेकिन इस आर्टिकल में यही बात की गई कि स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है की फॉर्मुलेशन कर सकती है कंट्री के अंदर, चाहे किसी भी रिलीजन का, कम्युनिटी का पर्सन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी करंटली तो ये अप्लाई नहीं है पूरे तरीके से,
क्योंकि फिर गवर्नमेंट को भी वोट जो हैं वो कमाने होते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकती कि हर एक चीज़ को इतने जल्दी जो है उसको ख़त्म किया जाए हमारी कंट्री से। लेकिन इसको पावर दे दी गई स्टेट को कि स्टेट कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या कर सकता है, उसकी फॉर्मुलेशन कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में बोला गया स्टेट को टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। देखो, इसमें 6 ईयर्स से कम एज के बच्चों के लिए स्टेट को बोला गया कि वो फ्री केयर उनकी कर सकती है, उनको फूड प्रोवाइड कर सकती है, उनको एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर सकती है। किन बच्चों को? 6 ईयर से कम एज के बच्चों को। तो आप इसमें एक चीज़ याद रखिए कि आर्टिकल 45 में 6 ईयर से कम एज के बच्चों की बात की गई थी, लेकिन हमने जब फंडामेंटल राइट्स किए थे उसमें आर्टिकल 21A जब हमने करा था उसमें बात की गई थी 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स के बच्चों के एजुकेशन की, फ्री एजुकेशन की। ठीक है, तो स्टेट को ये पावर, स्टेट को बोला गया था कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा 6 ईयर से 14 ईयर्स के बच्चों को। ठीक है, और वो उनका फंडामेंटल क्या है, राइट है। लेकिन इसमें बात की गई कि 6 ईयर से कम एज के बच्चों के लिए स्टेट ऐसे प्रोविजंस बना सकती है एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे तो बना सकती है, नहीं भी बना सकती है। लेकिन आर्टिकल 21A में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 जब आया था 2002 में, तब उसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब देखो, बच्चों से रिलेटेड गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइल्ड केयर डेवलपमेंट सेंटर्स बना रखे हैं। रूरल एरिया में बच्चों की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं बाय गवर्नमेंट। जैसे आंगनबाड़ी की फॉर्मेशन क्यों की गई? ताकि रूरल एरियाज़ के बच्चे भी, उनको फ्री एजुकेशन मिल पाए, उनकी केयर हो पाए, उनको वहाँ पे फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है आंगनबाड़ीज़ में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए चीज़ें की गई बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 बोलता है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। ठीक है, इसमें स्टेट को बोला गया कि वो डेवलप कर सकता है एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, अब देखो, जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद हमारी कंट्री की इकॉनमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? इकॉनमी की ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर। हमारे रूरल एरिया बहुत ज़्यादा थे, तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। डोमेस्टिक एनिमल्स की ब्रीड्स को इम्प्रूव करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखो, एग्रीकल्चर की में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मशीन्स हैं, ठीक है, जितनी भी मशीनें आती हैं, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसमें बहुत कम टैक्स लिया जाता है बाय गवर्नमेंट। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो की है। ठीक है, अब देखो, नाबार्ड की फॉर्मेशन की गई 1982 में। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इस बैंक की फॉर्मेशन क्यों गई? ताकि जो फार्मर्स हैं उनको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? नाबार्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी गवर्नमेंट ने बनाई हैं एनिमल वेलफेयर के लिए। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल के वेलफेयर के लिए। अब देखते हैं हम थर्ड आर्टिकल, आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A में बोला गया द स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. This article was added by the 42nd Amendment 1976. अब ये जो आर्टिकल 48A है, मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट जहाँ पे लग जाता है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, जिसमें इस आर्टिकल को 48A को ऐड किया गया। और इसमें स्टेट को ये बोला गया कि स्टेट क्या कर सकती है? प्रोटेक्ट कर सकती है और इम्प्रूव कर सकती है इन्वायरमेंट को, और सेफ गार्ड कर सकती है हमारे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, वाइल्ड लाइफ यानी कि हमारे जो अनडोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं,
पिछले आर्टिकल में हमने डोमेस्टिक एनिमल्स की बात की थी, अब यहाँ पे बात की गई है किसकी प्रोटेक्शन की, जो अनडोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो होती हैं। तो देखो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ नेचर। हमारे नेचर में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, तो उन प्रोसेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं हमारे वाइल्ड लाइफ को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे नेचर में और मेंटेन करेंगे बैलेंस, किस चीज़ में, हमारे इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखेंगे बैलेंस को, ठीक है। अब इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे एक्ट आए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 में, फॉरेस्ट एक्ट आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है। तो ये सारे एक्ट किस लिए आए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ताकि एक बैलेंस बना रहे हमारे इकोसिस्टम में। एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन की गई 2010 में, ठीक है। ये क्यों की गई, वाइल्ड लाइफ के लिए, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट के सेफ गार्ड के लिए, ठीक है। अब और इसमें ये ज़रूर याद रखिए कि ये आर्टिकल जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब देखते हैं आर्टिकल 49। देखिए आर्टिकल 49 क्या स्टेट को क्या बोलता है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। देखो जितने भी नेशनल इम्पॉर्टेंस की चीज़ें हैं, जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स हो गए, प्लेसेस हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना, कोई ऐसे हिस्टोरिक इंटरेस्ट की चीज़ें हो गई, तो उनको प्रोटेक्ट करना किसका काम है, स्टेट का काम है। तो देखो मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस कौन कौन से, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो इन सब की प्रोटेक्शन कौन करेगा, स्टेट करेगी। अब देखो साउथ इंडिया में ऐसे बहुत सारे टेम्पल हैं जो जिनका हिस्ट्री से कोई लिंक है, जिनके ऊपर बहुत अच्छे आर्ट हो रखा है, ठीक है, तो वो सारे हिस्टोरिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, ठीक है, हिस्टोरिक इंटरेस्ट के वो टेम्पल्स हैं। तो उन टेम्पल्स की प्रोटेक्शन का काम किसका है, स्टेट का। स्टेट ने फॉर्मेशन की है किसकी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। अब ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनका काम क्या है, इन सारी नेशनल इम्पॉर्टेंस की चीज़ों को प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करना, ठीक है। तो ये बात बोली गई आर्टिकल 49 में, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन की गई ताकि इन सभी चीज़ों को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, जो भी हिस्टोरिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, हिस्ट्री से जिनका कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है, लिंक है, तो इनको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 स्टेट को बोलता है कि इसमें सेपरेट किया जा सकता है द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज की फॉर्मेशन करना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी क्या करती है, अपना डिसीजन लेती है, ठीक है, कोर्ट हो गए। तो एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को सेपरेट कौन करेगा, स्टेट करेगी। अब एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग क्यों किया करना ज़रूरी है, देखो एग्जीक्यूटिव जो है, जैसे पुलिस हो गई, तो वो किसी पर्सन को पकड़ेगी, ठीक है, कोई क्रिमिनल है, कोई ऑफेंस करता है, लॉ को फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर जुडिशरी का काम भी एग्जीक्यूटिव करने लग जाए तो फिर वो क्या होगा, वो अनफेयर होगा, मतलब वो फेयर डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, हो सकता है वो करप्शन ज़्यादा हो जाए, वो किसी ऐसे पर्सन को एग्जीक्यूटिव जो है वो पकड़ ले और उसको अपनी मर्ज़ी से सज़ा भी दे दे, तो वो फेयर और इफ़ेक्टिव डिसीज़न नहीं हो पाएगा। इसलिए जुडिशरी को अलग किया गया एग्जीक्यूटिव से, ताकि जुडिशरी क्या हो जाए, एक इंडिपेंडेंट हो जाए और सबके जो वो हैं पावर्स हैं वो डिवाइड हो जाएं, किस किस की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, ठीक है। तो इनकी पावर्स अगर डिवाइड कर दी जाएंगी तो फिर फेयर और इफ़ेक्टिव डिसीजंस हो पाएंगे, ठीक है, ताकि अपनी कोई पावर का गलत फ़ायदा ना उठा पाए। तो ये पावर किसको दी गई। अब देखो 1973 में क्या हुआ था, कुछ पावर्स ऐसी थी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं,
तो उनके पास कुछ ऐसी पावर्स थी जो जुडिशरी के पास वो पावर्स होनी चाहिए थी, पर वो एग्जीक्यूटिव उन पावर्स का यूज़ करते थे। तो फिर क्या फॉर्म, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उस टाइम 1973 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की फॉर्मेशन की गई, ठीक है। और जो जुडिशियल पावर्स थी वो किसको दे दी गई, जुडिशरी को, ठीक है। एग्जीक्यूटिव से लेके जुडिशरी को दे दी गई। तो ये इसी में यही बोला गया कि एग्जीक्यूटिव जुडिशियल पावर्स ना ले ले, तो ये स्टेट को पावर दी गई कि वो जुडिशरी की पावर्स को सेपरेट करे एग्जीक्यूटिव से। अब देखते हैं आर्टिकल 51 जो कि हमारा लास्ट आर्टिकल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। इसमें बात की गई टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। और सेकंड पॉइंट देखिए, फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रिटी ऑब्लिगेशंस। थर्ड पॉइंट, एनकरेज सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। देखो फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने का काम किसका है, स्टेट का। स्टेट को प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस, यानी कि शांति बना के रखनी है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। सभी कंट्रीज़ के साथ जो हैं वो रिलेशन क्या करके रखने हैं, अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं। रिस्पेक्टफुल रिलेशन जो है वो उनको रिस्पेक्ट देनी है दूसरी कंट्रीज़ को भी, ठीक है। और उनके साथ अच्छे रिलेशन क्या करने हैं, बिल्ड करने हैं। और सेकंड पॉइंट में देखो क्या बोला कि जितनी भी ट्रीटी साइन होती हैं और इंटरनेशनल लॉज होते हैं उनको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। अब जितनी भी देखो ट्रीटीज साइन होंगी हमारी कंट्री की दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उन ट्रीटीज़ को फॉलो करना है, उनको तो उनके लॉज को क्या करना, ब्रेक नहीं करना। और देखो इंडिया ने आज तक कभी भी किसी भी ट्रीटी के लॉ को ब्रेक नहीं किया, वो सारी ट्रीटीज़ को फॉलो कर रही है इंडिया, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देखिए, जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनके सेटलमेंट को एनकरेज करना है बाय आर्बिट्रेशन, यानी कि कोई ऐसा न्यूट्रल पर्सन, कोई थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होगी और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल जब करेगी तो उसको एनकरेज करना है, मतलब एनकरेज करना है सेटलमेंट को, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं बाय, और किस तरीके से, बाय आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो सेटलमेंट्स को यानी कि मतलब डिस्प्यूट्स को इंक्रीज नहीं करना बल्कि उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये बात की गई आर्टिकल 51 में। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कि आपको पीस मेंटेन करनी है और रिलेशन भी दूसरे नेशंस के साथ अच्छे रखने हैं, और ट्रीटी जो है वो साइन जो भी होंगी उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल उनके डिस्प्यूट की सेटलमेंट के लिए उनको एनकरेज करना है बाय आर्बिट्रेशन, ठीक। तो हमने आर्टिकल सारे कंप्लीट कर लिए हैं जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। इसमें टोटल हमने 7 आर्टिकल कर लिए, आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये 7 के 7 आर्टिकल जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।